जिंदगी में रिश्तों का मजबूत होना जितना ज़रूरी होता है उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हमारी हड्डियों का मजबूत होना ज़रूरी होता है। नमस्कार, मैं अर्पिता दूरदर्शन बिहार के हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं इनका ध्यान रखना कितना ज़रूरी है। कई बार होता है कि आप खेल कूद कर रहे होते हैं और अचानक से आपको चोट लग जाती है, और या हो सकता है कि बहुत सारी बीमारियां आपको घेर लेती हूँ। इससे आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द हो सकता है। तो आज इस कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों के जवाब देंगे, और इसके लिए हमने स्टूडियो में एक खास मेहमान को बुलाया है। आपका उनसे परिचय करवाते हैं। हमारे साथ है डॉक्टर जायसवाल जी। आपका हमारे अभिजीत जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो डॉक्टर साहब के बारे में दर्शकों आपको एक और ख़ास बात बता देते हैं कि डॉक्टर साहब जो है लंबे समय से इलाज कर रहे हैं, ऑर्थोपेडिक है एवं ऑर्थोस्कोपी सर्जन है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि हमारा ये जो कार्यक्रम है फ़ोन इन लाइव कार्यक्रम है। तो चलिए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456-171। आप इस पर कॉल कर सकते हैं। जो भी आपके सवाल हैं आप इस कार्यक्रम में रख सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, आपके तमाम सवालों के जवाब ज़रूर देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों को यही बताना चाहेंगे कि जो हमारी हड्डियाँ हैं, अगर कई बार होता है कि हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, और ख़ासतौर पर बच्चों की अगर बात कर लें, कोई दुर्घटना हो जाए तो उस वक्त सबसे पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बच्चे हों या बड़े हों, किसी भी एक्सीडेंट में सबसे पहले हड्डियों का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए अगर हड्डी में चोट लगती है तो? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। सबसे पहले धन्यवाद मुझे इस मंच पे आमंत्रण देने का। और देखिए, बेसिकली ऑर्थोपेडिक्स जो हड्डी हमारे शरीर में जितने भी जोड़ हैं और अलग अलग प्रकार से चोटें लगती हैं, जैसे कि बच्चा है, खेल रहा है, गिर गया स्पोर्ट्स के दौरान, छोटे बच्चे पलंग से गिर जाते हैं नींद में, लेडीज़ सीढ़ी पे चढ़ने के दौरान पैर ट्विस्ट हो जाता है, और सबसे जो डेंजरस होता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स। बाइक्स, हम देख रहे हैं आजकल कितनी स्पीडिंग बाइक्स आ गई हैं और लोगों आजकल काफ़ी स्पीड में चलाते भी हैं। तो एक बेसिक प्रिंसिपल मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर घर में जैसे बच्चा गिर जाए या पैर आपका ट्विस्ट हो जाए सीढ़ियों पे, तो एक मेरा बेसिक स्टेप है राइज, बोलता हूँ मैं उसे, RICE। R से रेस्ट, I से आइस, और C से कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब कुछ क्रेप बैंडेज या कुछ उस पर आप बांध दें, और E से एलिवेशन, मतलब पैर को ऊंचा रखें। अगर पैर में है, हाथ में है तो एक स्लिंग जैसा कुछ भी आप हाथ में बांध सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है जिस पे चोट लगती है उस पे स्वेलिंग थोड़ा कम होता है, पेशेंट को थोड़ा पेन रिलीफ होता है। और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की अगर बात करें तो आजकल जिस इम्पैक्ट के एक्सीडेंट्स मैं देखता हूँ, कंपाउंड इंजरीज आती हैं, हड्डी फट के स्किन से बाहर आ जाता है। वैसे केसेस में टोल फ्री नंबर्स हैं एम्बुलेंसेस के, आप उनसे तुरंत संपर्क करें। और ज़रूरी नहीं है कि केवल हड्डी का ही हो, हेड इंजरी भी हो सकती है जो कि काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा कर देती है, मतलब लाइफ और डेथ का सवाल हो जाता है। तो उस केसेस में आपको ये भी चेक करना चाहिए कि पेशेंट ब्रीथ करना है कि नहीं, उसके तुरंत अंगों को चेक करें, उससे बात करें, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। उसके लिए अलग प्रोटोकॉल होता है, उसको हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, कि उसके एयरवे चेक करें, वो कर रहा है कि ब्रीदिंग हो रहा है कि नहीं, उसका पल्स चेक करें, CPR होता है अगर वो कुछ अनकॉन्शियस हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं। मगर पर्टेनिंग टू ऑर्थोपेडिक्स अगर आप बात करें तो हाँ, राइज एक बहुत अच्छा सिंपल स्टेप है। रेस्ट, आइस, एलिवेशन और कंप्रेशन। डॉक्टर साहब, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। वीरेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? हम डॉक्टर साहब जो सीरीज हैं, हम स्टेज पर हैं अभी। जी, थोड़ा सा हमारे हाथ में चोट लग गया था, पेन किलर दवा खाया, उससे हमको ठीक हुआ है, लेकिन सूजन नहीं डाउन हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, इनका प्रश्न है कि हाथ में चोट लग गया था, सूजन है, दर्द नहीं जा रहा है। ये नमस्कार। अगर आपका दर्द सूजन नहीं जा रहा है तो अगर आप किसी तरीके से गर्म पानी से या सेक वेक रहे हैं तो वो सब मत करिए, मालिश या मसाज ना करें उसमें। और एक स्लिंग आता है, ऐसे गर्दन से लग जाता है, और कोहनी को जैसे हाथ को ज़्यादा नीचे नहीं लटकाएं, उससे भी सूजन काफ़ी आता है। और स्पेशली गर्म पानी से ना सेकें। गर्म पानी सेकने की पद्धति बहुत प्रचलन है हमारे स्टेट में, और उससे क्या होता है, स्वेलिंग अच्छा तो लगता है बट सूजन जाता नहीं है।
और उंगलियों का खूब मूवमेंट करें, जितना चलाइएगा उतना सूजन आपका जाएगा। और अगर फिर भी नहीं ठीक होता तो एक एक्सरे कराएं। डॉक्टर साहब बढ़ते हैं बातचीत की तरफ। अगला प्रश्न आपसे लेना चाहूँगी। अक्सर हमने देखा है जिनकी उम्र ज़्यादा बढ़ती है उनको बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द की तकलीफ होने लग जाती है। गठिया रोग की भी हम बात कर लेते हैं, तो इसके बारे में बताइए, इससे बचा कैसे जा सकता है, इसका इलाज क्या है? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और ये एक समाज की हमारे ये स्पेशली इंडिया में आप बात करें तो जितना पॉपुलेशन हमारा है 130 करोड़, जो डेटा हमारे पास आया है फ़िलहाल का 3-4 साल पहले का, उसमें कहते हैं कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं एल्डरली पॉपुलेशन के लोग गठिया से पीड़ित हैं। और गठिया एक बहुत बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। मतलब आप समझें कि गठिया में 100 तरीके के गठिया होते हैं। अगर हम उसको डिवाइड करें तो सबसे जो कॉमन गठिया होता है उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ऑस्टियो माने हड्डी, आर्थराइटिस माने गठिया जो होता है। और उसमें क्या होता है कि आफ्टर 45-50 ईयर्स जो है वेयर एंड टियर होने लगता है। मतलब आप सपोज करें आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं, 15-20 साल में उसका कुछ तो पार्ट्स डैमेज होगा, तो वैसे ही जोड़ों की सतह चिकनाने लगती हैं, कुशन घिसने लगता है, कट कट आवाज़ आने लगती हैं, पैर थोड़े से टेढ़े होने लगते हैं। बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि पेशेंट काफ़ी तकलीफ में है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो जोड़ों में, उंगलियों में दर्द होने लगता है, उंगलियां टेढ़ी होने लगती हैं। और गाउट की बात करें तो नॉनवेज लवर्स हैं, उनमें जॉइंट्स में पेन होता है। तो इन सब का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है कि पहले इनको आइडेंटिफाई करें कि ये किस स्टेज में है, ब्लड टेस्ट करा के इनका पर्टिकुलर वे में इलाज करना चाहिए। दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं। और एक्सरसाइज जोड़ों को ज़िंदा करने के लिए, पौधों को ज़िंदा रखने के लिए जैसे पानी देना पड़ता है, खाद देना पड़ता है, वैसे ही आपके जोड़ को बचाने के लिए उसका सेवा करना बहुत ज़रूरी है। सुबह मॉर्निंग वॉक करना, एक्सरसाइज करना और एक हेल्दी डाइट फॉलो करना, ये सब बहुत ज़रूरी है। पालती मार के ना बैठें, ये सब हम अपने पेशेंट्स को करवाते हैं। फिजियोथेरेपी करवाते हैं। और अगर हम डिवाइड करें ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और गाउट को, तो गाउट जो है वो मेल्स में ज़्यादा, पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है। और उसमें एक पर्टिकुलर टाइप का पेन होता है। एक सिंगल आपके जोड़ में अचानक से दर्द हो जाएगा, इतना दर्द हो जाएगा कि आपको रात में नींद नहीं आएगी। और उसमें हम लोग जब टेस्ट कराते हैं, एक टेस्ट होता है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड अमूमन इन पेशेंट्स में बढ़ा रहता है और इसके लिए हम इनको कहते हैं कि आप नॉनवेज कम खाइए, दही कम खाइए। और बिहार में तो ड्राई स्टेट है तो अल्कोहल पे भी बिल्कुल पाबंदी लगा दीजिए। इसको डिजीज़ ऑफ किंग्स कहा जाता है कि ये जो बहुत खाने पीने के शौकीन हैं उनमें पाया जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस पोस्ट प्रेगनेंसी फीमेल्स में काफ़ी कॉमन है। इसमें छोटे छोटे जॉइंट्स में पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है, टेढ़े होने लगते हैं उंगलियां। तो इसके लिए हम टेस्ट कराते हैं, RA फैक्टर और एंटी CCP, ये सब टेस्ट हैं जिनसे ये पता चलता है कि ये बीमारी पॉजिटिव है और फिर इसके लिए दवा चलती हैं। तो हम ये सब करते हैं। और बहुत अच्छा आपने हमारे दर्शकों को बताया है कि ये तमाम बीमारियां आखिर होती क्यों हैं, इनका इलाज कैसे है। तो डॉक्टर साहब आप ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं, इसी में मेरा प्रश्न आता है कि एक कॉलर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी बताइए, प्रश्न क्या है आपका? मेरा प्रश्न है, मेरी मदर का उम्र 77 है और उनका हिप रिप्लेसमेंट 25 साल पहले। उसके लिए क्या उनको दर्द होता है? घुटने की बात कर रहे हैं आप? हिप जॉइंट कर रहे हैं जी। तो हिप रिप्लेसमेंट हुआ है। अच्छा अच्छा, तो क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? उसका दर्द हो रहा है माँ का। अच्छा, दर्द तो की समस्या कितने समय हो चुके हैं हिप रिप्लेसमेंट को कराए हुए? 25 साल हुआ था। 25 साल? तो काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो मेरे ख्याल से अगर दर्द हो रहा है और काफ़ी लंबे अरसे से हो रहा है तो एक एक्सरे ज़रूर कराएं, निकालें और देखें कि क्या तकलीफ़ें आ रही हैं। अगर वो गिरी हैं या चोट लगा है तो ज़रूर एक्सरे कराएं। अदरवाइज़ कुछ दवा, कोई लोकल स्टोर से जाके कुछ दर्द की दवा ट्राई करें और देखें कि उनको पैर का मूवमेंट, चलने में कितनी तकलीफ़ें आ रही हैं। मेरे ख्याल से इसमें एक एक्सरे अगर निकलवाएंगे तो काफ़ी हद तक सही जानकारी मिल पाएगी कि वो जो रिप्लेसमेंट हुआ है वो अभी भी सफल है कि उसमें कुछ परिवर्तन आया है कि नहीं। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। थोड़ा सा इस बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, इनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि बच्चों में भी और बढ़ती उम्र के साथ भी बहुत सारे लोगों में हड्डियां बहुत कमज़ोर होने लग जाती हैं, महिलाओं में खास तौर पर। तो ये समस्या होती क्यों है? हड्डियों का कमज़ोर होना कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, आप समझिए कि हड्डियाँ बनती किससे हैं?
कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। कैल्शियम, फॉस्फोरस, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये सब एक कंपोजिशन होता है। बोन एक एलिमेंट, मतलब जिस स्ट्रक्चर जो बोन का होता है, जो संरचना होती है हड्डियों की, उसमें कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बच्चों में अगर हम बात करें तो बच्चों में जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स मैं देखता हूँ, रिकेट्स होता है, जिसमें बच्चों के पैर टेढ़े हो जाते हैं, बो लेग्स बोलते हैं, या धनुष के जैसे पैर हो जाते हैं, या बाहर की तरफ हो जाते हैं। और मदर फादर बहुत घबरा जाते हैं कि सर देखिए हमारा बच्चा 1 साल का हुआ है और देखिए कैसे चल रहा है, दोनों पैर इसके लपे हुए हैं या पैर बाहर भाग रहे हैं। तो उसमें हम सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रिकेट्स, और इसका हम सप्लीमेंटेशन देते हैं। इसके ड्रॉप्स आते हैं, विटामिन डी ड्रॉप्स, और एकदम मैजिकल होते हैं, इतना बढ़िया सुधार करते हैं। बच्चों की हड्डियाँ ये सब चौड़ी हो जाती हैं, जोड़, ये सब जो विकास केंद्र होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस, इनमें आपके परिवर्तन होते हैं जो एक्सरे में हमें दिखते हैं, इनसे हम पकड़ते हैं। और ये रिकेट्स बच्चों में होता है। बात करें फीमेल्स की, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। आप समझिए कि एक दीवार है और उस दीवार में ईंटों से जो बनी हुई दीवार है, उसमें से हम 10-12 ईंटें निकाल दें तो उसका ढांचा जो है ऑब्वियसली कमज़ोर हो जाएगा। अगर उसमें आप एक कुछ पंच कर दें तो हो सकता है ढह जाए। तो फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉजल हैं, जिनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल ख़त्म हो चुका है, तो जो हार्मोन उस मेनोपॉज से मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड है, उसका हड्डी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो इस कंडीशन में सबसे कॉमन होते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, हल्के से चोट लगने से टूट जाती हैं। तो इस कंडीशन में हम फीमेल्स को सप्लीमेंट्स देते हैं, कैल्शियम सप्लीमेंट्स देते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स देते हैं, विटामिन डी का बूस्टर डोज देते हैं, बिसफॉस्फोनेट्स है जो हड्डियों को मजबूत करता है। आजकल तो बहुत अच्छी दवा आ चुकी हैं, टेरीपैराटाइड, डेनुसुमाब, ये सब आधुनिकीकरण हुआ है और इससे बहुत हद तक इनकी हड्डियों को हम मजबूत कर पाते हैं। मगर वही है, कुछ सावधानियां रखनी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट। आप क्या खाते हैं, दूध का सेवन करें, अंडा, प्रोटीन। डॉक्टर साहब, आपको बीच में रोकूंगी, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले अपना नाम बताइए। संदीप कुमार बोल रहा हूँ। जी संदीप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि भाई एक बार नाइट से एक्सीडेंट हो गया था 6 महीने पहले। जी। तो कमर में थोड़ा दर्द हुआ, उसके बाद MRI वगैरह हुआ, तो MRI में L5 और S1 थोड़ा सा अंदर चला गया, चलते जो नस है पूरी तरह से दब गया है। तो बैठने में लेकिन जब खड़ा हो तो कमर से नीचे की ओर जाता पैर में रहा। जी डॉक्टर साहब। जी हाँ, नमस्कार जी। आपके कमर में दर्द है और पैर में तनाव है, तो चोट लगने की वजह से घुटने में खड़ा दर्द। होने। जी हाँ, जी हाँ। आपकी उम्र कितनी होगी? उम्र है 44। देखिए सर, सबसे पहला जो काम आप करें, आप पालती मार के बैठना बंद करें और ज़्यादा झुक के भारी सामान उठाने का प्रयास ना करें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपको चोट लगा है। और उसके अलावा जो आपका पैर का जो उठने में तनाव आ रहा है, तो विटामिन B12 और प्रीगाबालिन कॉम्बिनेशन की दवा चलती है, वो नस को मजबूत करती हैं तनाव की। मिथाइल विटामिन B12 के नाम से दवा बिकती हैं, उसका सेवन करें और पालती मार के ना बैठें, झुके नहीं ज़्यादा काम करने के दौरान। और एक्सरे में अगर कुछ हल्का सा हेयरलाइन फ्रैक्चर था, तो अगर लंबा समय हो गया है तो कोई फिजियोथेरेपिस्ट से स्पाइन के मसल्स को मजबूत करने का एक्सरसाइज सीखें, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब, आप तमाम बातें जो बता रहे हैं, हमारे दर्शकों तक बहुत अच्छी जानकारियां पहुंच रही हैं, लेकिन इसी बीच हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब भी हड्डियों की बात आती है, जब गंभीर चोट लग जाती है, तो कई बार हम देखते हैं बहुत बड़े ऑपरेशन करने पड़ते हैं और काफ़ी चीर फाड़ के ऑपरेशन होते हैं। तो क्या ऐसे इस तरह के ऑपरेशन से बचने के उपाय हमारे पास उपलब्ध हैं? हमने ऑर्थोस्कोपी का नाम सुना है, तो आप थोड़ा बताइए कि आखिर ये है क्या, बिहार में, भारत में कितनी संभावनाएं हैं, कब से ये शुरू हुआ है? ये आपने बहुत, ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है, आधुनिकीकरण स्वर्ण नियम है, चेंज इज गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। और ये आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसा आधुनिकीकरण है, ऑर्थोपेडिक्स का सब स्पेशलिटी ब्रांच है, जिससे हमारे युवाएं, जो भी एथलीट्स आप बात करें, स्पोर्ट्स पर्सन, मिलिट्री के लोग, पुलिस के लोग, युवा लोग जो जागरूक हैं, जो तेज़ी से दौड़ना चाहते हैं, ओल्ड एज में जिनके हाथ वाथ नहीं उठ रहे हैं, पूरा जाम हो गया है, बिना चीर फाड़ के आजकल आर्थ्रोस्कोपी से मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज हम लोग कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रिकेटर है, वो बॉलिंग करने गया, जब उसने बॉल डाला तो उसका पैर स्लिप हो गया, ट्विस्ट हो गया और उसके बाद वो दौड़ ही नहीं पा रहा है। और वो स्टेट लेवल का प्लेयर है और उसको आगे खेलना है, वो उसका रोजी रोटी है। एक मिलिट्री का ऑफिसर है, पहाड़ से कूदने के दौरान उसका घुटना ट्विस्ट हो गया,
तो ये सब आधुनिकीकरण हुआ है जिसमें हम बिना चीर फाड़ के आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन पद्धति से इन लिगामेंट्स, जो लिगामेंट्स फट जाते हैं जोड़ के अंदर, लिगामेंट्स क्या होते हैं पहले ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। लिगामेंट्स बेसिकली रस्सी तंतुओं का एक समूह होता है जो आपके हड्डी से हड्डी को जोड़ता है और जोड़ को सुचारू रूप से स्थायित्व प्रदान करता है कि आप जब चलते हैं तो आपके पैर में लचक नहीं है, आपका पैर आगे नहीं भागे, पीछे नहीं भागे, दाएं नहीं भागे, बाएं नहीं भागे, आपका कंधा पूरा उठे, ऐसे बाहर नहीं घसके जब आप कुछ फेंक रहे हैं। तो ये सब में हम लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, उसको नया बनाते हैं, क्योंकि ये अगर फट जाए तो दोबारा बनते नहीं है, हील नहीं होते हैं, क्योंकि जोड़ों के अंदर में खून का संचार बहुत कम होता है। तो एक अगर लिगामेंट फट गया है जो जोड़ के अंदर है तो वो दोबारा हील नहीं होगा और पेशेंट्स दौड़ नहीं पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आर्थ्रोस्कोपी एक वरदान आप मानिए, ऑर्थोपेडिक्स का सब स्पेशलिटी ब्रांच है। और अभी तक जितने भी केसेस ये सब हमारे पहले जो आते थे तो इन सब में प्लास्टर लगा देना जिससे पैर जाम हो जाता था, वो आगे उसका करियर नहीं प्रॉस्पर कर पाता था। बट आजकल के आप एथलीट्स और इंडिया का स्पोर्ट्स स्पेक्ट्रम देखिए, IPL, ISL, PSL, इंटर स्टेट टूर्नामेंट्स, पुलिस की ट्रेनिंग, अक्सर बहालियां निकलती हैं, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इस तरह की इंजरीज बहुत कॉमन हो गई हैं। अब माफ़ी चाहूँगी आपको हाँ, बीच जी में हाँ, रोक रही, एक दर्शक हमसे बातचीत करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी बताइए आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम, जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही हम तक, दोबारा से अपना नाम दोहराइए। मेरा नाम सोनिया यादव है, मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और मेरी 2000 प्रश्न रखिए, अपना प्रश्न बताइए, क्या प्रश्न है आपका कार्यक्रम में? मेरी 2009 में रीढ़ की हड्डी में कुछ फ्रैक्चर आ गया था, मैं किसी कारण से फिसल गई थी, तो डॉक्टरों ने बताया कि रीढ़ की हड्डी तिरछी हो गई है, जिसकी वजह से मुझे पेन रहता है और आज भी इसमें पेन है। डॉक्टर बताते हैं ये रीढ़ की हड्डी लगता ही नहीं हो पाएगी, बस सब पेन किलर देके सब हो सकती है, बाकी ये सीधे है। अब क्या ऐसा हमेशा के लिए रहेगा? डॉक्टर तो बोलते हैं तिरछी हो गई तो हो गई, सीधी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? अभी मेरी एज 35 है। देखिए नमस्कार, आपकी आवाज़ जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि आपका फ्रैक्चर 2009 में हुआ था और अभी 2023 चल रहा है, तो काफ़ी लंबा समय हो चुका है। और अगर अभी तक कुछ उस समय की बात होती तो अभी तक हील कर जाना चाहिए। इतने लंबे समय तक आप अगर दर्द से ग्रसित हैं, इसका मतलब कि आपकी हड्डियों में प्रॉपर मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का अभाव है। तो मेरे ख्याल से आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स और विटामिन डी का एक बूस्टर डोज ज़रूर लें और दर्द के लिए ज़्यादा दर्द की दवाओं पे निर्भर ना हो, क्योंकि उनसे ज़्यादा मात्रा में खाने से अल्सर भी हो जाते हैं। एक प्रॉपर डाइट का सेवन करें और एक्सरसाइज में पालती मार के और झुकने वाला जो काम है वो कम करें या सपोर्ट लें। और अगर दर्द रहता है तो कमर में एक बेल्ट आता है जिसे हम लंबोसेक्रल बेल्ट बोलते हैं, वो आप कपड़े के अंदर भी छिप सकता है आपके। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पेन से हैं तो LS बेल्ट का प्रयोग करें, तो उससे आपको काफ़ी मजबूती मिलेगी आपके कमर में। डॉक्टर साहब, हम लोग ऑर्थोस्कोपी के बारे में बात कर रहे थे। ये जो दूरबीन पद्धति है, ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हम लोगों को और इससे कितनी संभावनाएं हैं? इलाज इसका होता कैसे, मतलब इसका प्रोसेस क्या है? देखिए, ये आप बात करें इसकी अवेयरनेस की, तो ये शुरू हुआ है सही तरीके से 2000 के दशक में। उसके पहले जो इसका सेटअप था, इसकी अवेयरनेस थी, इसका जो इक्विपमेंट था और इसकी जो लर्निंग कर्व थी वो थोड़ी स्टीप थी, इतना आसान नहीं था इसे करना। और अभी जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं, इंडिया जो हमारा देश, भारत हमारा देश इतना तरक्की कर रहा है और ये सब चीज़ों का हमें एक तरीके से आप समझिए कि हमें इनकी जानकारी और अनुभव मिल रहा है। बहुत सारे कैडेवर्स पे हमें ट्रेनिंग दी जा रही है, कॉलेजेस में इनका ट्रेनिंग शुरू कर जा चुका है। आप इसको अगर डिवाइड करें तो स्पोर्ट्स इंजरीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, मिलिट्री पर्सनल, पुलिस पर्सनल, ओल्ड एज में फ्रोजन शोल्डर जिनके हाथ नहीं उठते हैं, घुटनों का प्रॉब्लम और क्रॉनिक पेन है, ठीक नहीं हो रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, बैडमिंटन, कराटे प्लेयर, किसी तरीके का पिवट, जैसे पैर ट्विस्ट हो जाता है, नाच जाता है पैर, या कंधा भाला एथलीट है, रेसलर है, अखाड़े का पहलवान है, पैर उसका हाथ कंधा मुड़ गया, या बाइक एक्सीडेंट इतना भयंकर गिरा पैर पूरा नाच गया। तो इनिशियली सबसे पहले जब आदमी गिरता है तो उसका ध्यान जाता है अरे यार मेरी हड्डी नहीं टूट गई हो। बट ये सब चीज़ें आगे पता चलती हैं और ये सब हमें MRI से पता चलता है। हमें क्लिनिकली हम जांच करते हैं, देखते हैं, वो कहता है सर मैं चल नहीं पाता, दौड़ता हूँ मैं गिर जाता हूँ, सर मैं कुछ भी फेंकता हूँ तो मेरा कंधा बाहर आ जाता है, सर मेरे को कांस्टेंट पेन है, मेरा हाथ नहीं उठ पा रहा है, सर मैं पुलिस में हूँ, मैं छुट्टी लेके बैठा हुआ हूँ, सर मैं क्रिकेटर हूँ, मैं बिहार स्टेट के लिए खेलता हूँ, मैं अब क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ, देखिए मैं दौड़। ऐसे केसेस में ये एक वरदान है।
हम 4 महीने में उन पेशेंट्स को दोबारा फील्ड पे उतारते हैं। अच्छा, इसको और जी। इसमें बता रहा हूँ मैं आपको करते क्या है। एक सेटअप होता है, एक ट्रॉली होती है, एक बड़ा टीवी कैमरा होता है, और इसमें जो औजार हम यूज़ करते हैं वो पेंसिल शेप के होते हैं। शर्ट के बटन जैसा छेद के छोटे छेद बनाए जाते हैं जिसमें पेंसिल का औजार जाता है, उसमें कैमरा लगा रहता है टिप में, और वो कैमरा जब अंदर जाता है जोड़ के तो एक टीवी पे पूरा हमें सब दिखने लगता है, 360 डिग्री व्यू कि अंदर है क्या। इतना बढ़िया से दिखता है जो नेकेड आई से भी नहीं दिखेगा, इतना मैग्नीफाइड रहता है। और पानी से उसमें सलाइन हम डालते हैं तो पूरा क्लियर पिक्चर रहता है। एक औजार से मोटराइज शेवर सिस्टम होता है जिससे हम सारी गंदगी कचरा साफ कर देते हैं, और टनल्स बनाते हैं, लिगामेंट ग्राफ्ट निकालते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये सब दूरबीन से होता है। शर्ट के 2 बटन जैसे 2 छोटे 3 छोटे छेद में काम हो जाता है। चीर फाड़ नहीं होता है, ब्लड लॉस कम होता है, पेशेंट्स कम दौरान हॉस्पिटल में स्टे कम हो जाता है, रिकवरी फास्ट होती है, जल्दी वो चलने सकता है, दौड़ सकता है। और ये सारा चीज़ जो है, एक कैमरा, मोटराइज शेवर सिस्टम और एक पेंसिल जैसे 2 औजार रहते हैं शेवर सिस्टम, तो ये सब कुछ आधुनिकीकरण है और इसके बहुत सारे फायदे हैं। चीर फाड़ से आप बच रहे हैं। मिनिमली इन्वेजिव आजकल का रूल है, जैसे कैसे किडनी के पथरी और गॉल स्टोन के पथरियों में आजकल हम तीसरे नहीं है, लेजर से उन्हें गला देते हैं। बिल्कुल। तो ये आधुनिकीकरण, ये बहुत बढ़िया आधुनिकीकरण है, और ये आगे के समय में अब मुझे लग रहा है कि इसी पे टेक्नोलॉजी अब हमारी बढ़ेगी आगे। तो टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत सारे बीमारियों का इलाज तो कर ही रहे हैं, लेकिन हड्डियों से जुड़ी भी तमाम बीमारियां जिनका अब दूरबीन से इलाज संभव है, खास तौर पर गंभीर चोट लगने के बाद जो ऑपरेशन होता था, अब वो ऑपरेशन एक दूरबीन से हो सकता है। डॉक्टर साहब ने बहुत क्लियर तरीके से बताया है। हमारे पास वक्त कम है, एक थोड़ा छोटा सा सवाल लेंगे आपसे। हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? हमारे खान पान में किन चीज़ों को हम शामिल करें कि हमारी हड्डियां स्ट्रांग रहे, मजबूत रहे, और ख़ासतौर पर बच्चों की? देखिए, भारत की अगर हम बात करें, यहाँ पे जहाँ तक मैं देखता हूँ यंग पेशेंट्स में जो बच्चे होते हैं, बच्चों में विटामिन डी देना बहुत ज़रूरी है, मल्टीविटामिन्स। और खाने की नहीं बात करें, अगर आप दवा नहीं लेना चाहते हैं तो बेसिक खाना पीना, जैसे प्रोटीन डाइट लें, चना रात में फुला दें, छेना खाएं, अगर आपसे दूध नहीं पचता है तो छेना में थोड़ा शहद डाल के खाएं, चने रात में फुला लें, बहुत अच्छा प्रोटीन डाइट है। दूध किसी किसी को नहीं पचता है, छेना मैंने आपको बताया। सीरियल्स लें, नॉनवेज जो होता है, रेड मीट थोड़ा कम खाएं, बॉइल्ड एग बहुत अच्छा डाइट है। एक्सरसाइज करें, सुबह उठ के एक बेसिक हैबिट डालें कि अगर आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, पूरा दिन आपका अच्छा जाता है। और जोड़ों के लिए मोबिलाइजेशन, मतलब चलना फिरना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सीढ़ी ऊपर नीचे कर लें, नॉर्मल आप मॉर्निंग वॉक करें, 10-15 मिनट करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, योगा करें। और आजकल जैसे युवाओं को मैं देख रहा हूँ, आजकल आप पार्क में काफ़ी भीड़ रहती है, सब आजकल लोग, मतलब ओल्ड एज के लोग से युवा से सारे लोग आजकल एक्सरसाइज पे बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अभिजीत जायसवाल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों तक बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाई। हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत लाभ मिला होगा। आगे भी हमारी ये कोशिश, दूरदर्शन बिहार की ये कोशिश जारी रहेगी। अभी तो आपसे हम विदा ले रहे हैं, लेकिन जाते जाते इतना ज़रूर कहेंगे कि अपना बखूबी ध्यान रखिए, अच्छे से खाइए पीजिए, और हाँ, व्यायाम ज़रूर करिए, थोड़ा वक्त अपने लिए ज़रूर निकालिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।